नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आरबी द विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्त चलिए आज हम लोग फिर एक नई श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हैं। नई श्रृंखला मतलब प्रश्नों की एक नई श्रृंखला हो रही है। इस प्रश्नों की नई श्रृंखला में हम आपको हिंदी के जबरदस्त प्रश्न आपको सामने रख रहे हैं, और जिससे इसलिए रखा जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप सफलता पा सकें। तो दोस्त आज के प्रश्नों की इस कड़ी में आपके सामने हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, जो एकदम नए नए प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आपके सामने एक प्रश्न आया है, पहला वाला प्रश्न लिखा क्या गया है, लिखा गया इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। किस देश में किया जाता है मित्र? हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, मॉरिशस में किया जाता है, पाकिस्तान में किया जाता है, दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। ठीक, आपके सामने ये चार विकल्प आए हैं। इन चार विकल्पों का आपको एक सही जवाब देना होगा। ठीक है, अब मैं तो देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होता, पाकिस्तान अमेरिका में नहीं होता, सीधी सीधी बात क्या होती है, मॉरिशस में होती है। मॉरिशस की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। और यहाँ की जो राजभाषा हिंदी है, हिंदी में कौन सी हिंदी है? भोजपुरी हिंदी है। ठीक है, कौन सी हिंदी है? भोजपुरी हिंदी है। अगर आपको मालूम हो तो अपने यहाँ एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक, इसका विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह जो आयोजन होता है, आयोजन का जो मुख्यालय है, आयोजन का मुख्यालय कहाँ पर भैया स्थित है? मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। ठीक, कहाँ है? मॉरिशस में ही स्थित है। अर्थात एक ही देश ऐसा है जहाँ पर हिंदी का लिखने और बोलने में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, लिखा गया है छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? लिखा गया का और सा, का और चा, का और छ, का और श। ठीक, इस तरह से इसमें आपके सामने चार विकल्प आए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह फटाफट सीरीज है। फटाफट सीरीज में आपको फटाफट प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो छ बना हुआ भैया, छ जो वर्ण आता है, छ वर्ण किसके संयोग से बना होता है? का और छ से बना होता है। अगर आपसे कभी मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए छ से पहले कौन सा वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है, तो छ से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो आप सीधा उत्तर देंगे क्या? का वर्ण आते हैं। ठीक, यह हिंदी शब्दकोश के अनुसार चलता है, और इसकी गणना जो छ वर्ण होता है, छत्रंग या श्रा या जो चार वर्ण संयुक्त वाले होते हैं, इसे हम कभी व्यंजन के साथ नहीं गिनते। यह ध्यान रखिएगा, यह कैसा व्यंजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो यह क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक, क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, लिखा क्या गया? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, तद्धित कहलाते हैं। ठीक, धातु में ध्यान रखिए, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो धातु में क्रिया मतलब क्या कहलाते हैं भैया? क्रिया कहलाते हैं। कृदंत नहीं कहलाते, विशेषण नहीं कहलाते, और तद्धित नहीं कहलाते। जब धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां पे किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण हमेशा ध्यान रखिएगा धातु में प्रत्यय जोड़ने से होता है, बाकी इसके अतिरिक्त और कहीं से नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जाए, निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषण है, आसमानी है, नियमित है, पश्चात है, अनुशासन है। ठीक, यह चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन आप कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है। आसमानी विशेषण, नियमित, पश्चात सब विशेषण है। अनुशासन जो शब्द दिया गया है, यह क्या है? संज्ञा है। यह संज्ञा जो होती है वह क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। और इसका जब विशेषण रूप देखते हैं तो विशेषण रूप क्या हो जाता है? अनुशासित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? अनुशासित हो जाता है। ठीक है, इसका विशेषण रूप क्या हो जाता है? अनुशासित हो जाता है। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या गया? विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग राजन है, अग्रजा है, छात्र है, सागर है। यहाँ चार विकल्प आपके सामने हैं। इन चार विकल्पों में से किसी एक का आपको चयन करना है। ठीक है, अब जब एक का चयन करने की हम बात करते हैं, राजन होता है, छात्र होते हैं, सागर होता है, तो यहाँ पे अग्र और अग्रजा जो आता है, अग्रजा जो शब्द होता है वह क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग होता है। इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। ठीक है, अग्र हो जाएगा, अग्रजा हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर आपका आया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला वाक्य क्या लिखा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। ठीक, कर्म कारक का है, संप्रदान का है, अपादान कारक का है या करण कारक का है। तो यह चार विकल्प आपके सामने जो रखा गया है, लिखा क्या गया है, गरीबों को दान दो। गरीबों को दान दो भैया, वहां पे देने की बात जहां आएगी, अभी हमने आपको ये पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब देने लेने कहने पूछने की बात होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसका एक सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब इसके पहले वाली क्लास आप देखेंगे तो उसमें हमने कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सबके बारे में बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया, उसको आप देख लीजिएगा। लिखा क्या गया, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। ठीक, इसमें रेखांकित पूछा गया, रेखांकित को आप स्वयं कर लीजिएगा। रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द का उचित भेद है, तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप यह बताएंगे कि इसमें से कौन सा है, मतलब कि जो स्वयं है या रेखांकित है, रेखांकित वाक्य कौन सा है। तो भैया स्वयं, स्वतः, खुद, यह सब जब आ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह भी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमने इसके पहले वाली क्लास में करवाया था, उस क्लास को आप देखेंगे तो वहां पे हमने इन चार के चारों विकल्पों के बारे में लिखवाया था, कहाँ पे किस शब्द का कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब जब प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ स्वयं है, स्वयं क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है, उठना है, चमकना है, गिराना है, देना है। ठीक, चार विकल्प आपके सामने आए हैं, इन चार विकल्पों का आपको सही जवाब या देना है, लेकिन सही जवाब के लिए प्रश्न को सही ढंग से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है यह आपको बताना है। उठना, चमकना, ठीक, गिराना और देना। तो जो यहाँ पे एक शब्द आया है गिराना, गिराना शब्द क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और यह कैसे प्रेरणार्थक होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। बाकी यह जो देना होता है यह संयुक्त क्रिया के साथ आता है। ठीक, किसके साथ आता है, संयुक्त क्रिया के साथ आता है। उठना, चमकना, यह सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा क्या गया कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आवृत्तिवाचक है, सार्वनामिक है, ठीक, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है। तो देखिए कि मोहन क्या काम करता है, चौगुना धन कमाता है, चौगुना काम करता है, धन कमाता है, चौगुना कुछ भी करता है। तो जब एक गुना, दो गुना, तिगुना की बात आ जाएगी वहां पे तुरंत आप क्या बताएंगे, आवृत्तिवाचक बताएंगे। आवृत्तिवाचक किसका भेद होता है, संख्यावाचक का होता है। ठीक, किसका होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक में कौन सा होता है, निश्चित होता है। ठीक, और इस निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं भैया, 5 भेद होते हैं। उस 5 भेदों में की एक भेद यह भी है। ठीक है, इसमें क्रमवाचक होता है, ठीक, गणनावाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, प्रत्येकवाचक होता है, भिन्नतावाचक होता है। ठीक है, 5 भेद होते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा क्या गया कि इसमें से कौन सा अव्यय न्यूनता बोधक है। न्यूनता मतलब कि जो थोड़ा थोड़ा सा दर्शाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दर्शाने में देखिए कि क्या लिखा गया, कुछ लिखा गया, थोड़ा लिखा गया, टुक लिखा गया, ये सभी लिखा गया है। तो ध्यान देखिए, अव्यय न्यूनता बोधक है, तो न्यूनता बोधक है भैया, यह क्या हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। कुछ है, थोड़ा है, टूक है, यह सब क्या हो जाएंगे, न्यूनता का बोध कराने वाले अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, यह सब न्यूनता का बोध कराने वाले अव्यय हो जाते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में आपको क्या लिखा गया, चिरायु। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ची है, चिर है, चू है, आयु है। तो भैया आयु तो एक मूल शब्द होता होगा नहीं, चू नहीं लगाया है, ची भी नहीं लगा है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, चिर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिएगा, चिर, चिर किसके साथ जुड़ा है, आयु के साथ जुड़ा है।
तो यह शब्द क्या बन जाता है, चिरायु बन जाता है। क्या बन जाता है, चिरायु बन जाता है। इस तरह से इसका आपको हल करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि इसमें से लुटेरा प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, एरा है, रा है, लू है, एरा है। तो इसमें आपको सामने 4 विकल्प दिया गया। यह भी प्रश्न मैं आपको इसके पहले वाली सीरीज में करवा चुका हूं। तो इसमें देखिए, जब लुटेरा लिखा जाता है तो इसमें एक शब्द क्या आता है, मूल रूप से आता है लूट, और इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा, एरा जोड़ दिया जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्रा छोटी हो जाएगी, लुटेरा हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर आपका होगा, एरा। ऐरा नहीं होगा, ऐरा लगने का मतलब यहाँ 2 मात्राएं हो जाएंगी, नहीं होगा। रा भी नहीं होगा, लू भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपके सामने जो एक प्रश्न दिया गया, थोड़ा सा यह समझने वाली बात है। अब इसमें क्या कहा गया है कि शायद पिताजी आए, किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञार्थक है, संदेहार्थक है, इच्छार्थक है, यह संकेतवाचक है। तो भैया देखिए कि शायद की बात होती है। शायद की बात जब किया जाएगा, तो शायद की जब बात किया जाएगा तो भैया वहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेह हो गया, आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं पिताजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आज्ञा मतलब क्या होता है, आदेश देना या लेना होता है। ठीक है, आदेश देना या लेना होता है। और इच्छा मतलब हमारी अपनी खुद की इच्छा होगी। और संकेत मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भरता की बात करता है। ठीक है, लेकिन जब शायद संभवतः यह लग जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य बन जाएगा। और यह जो वाक्य लिखे गए हैं, यह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की बात करते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। 4 तो आपके सामने दिया गया है। जैसे एक हो जाता है क्या, विधान सूचक। ठीक, क्या हो जाता है, विधान सूचक हो जाता है। एक क्या हो जाता है, निषेध सूचक हो जाता है। ठीक, क्या होता है, निषेध सूचक होता है। ठीक है, एक और इसके अतिरिक्त जब आते हैं, एक आता है विस्मयादि बोधक। ठीक, विस्मयादि बोधक आता है। एक और आता है प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। फिर आज्ञावाचक, संदेह, इच्छा और संकेत हो जाता है। इस तरह से 8 भेद हो जाते हैं। 4 तो हमने यहाँ पे लिखा है और 4 यह होते हैं, दोनों को मिला दीजिएगा, 8 हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, पिताजी शायद आ जाएं, इसमें क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक, कैसा वाक्य कहलाएगा, संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला देखिए, लिखा क्या गया है कि आपको सामने लिखा गया, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 6 होते हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा, जब भूतकाल की हम बात करते हैं तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक, इसको आप सीधा उत्तर आप जानिएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक सामान्य भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, पूर्ण भूत होता है। ठीक है, तत्कालिक भूत होता है, हेतुमत भूत होता है। ठीक है, और भूतकाल मतलब पूर्ण भूत होता है। इस तरह से क्या हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। लिखा क्या गया, प्रश्न में लिखा क्या गया है भैया, देखिए प्रश्न, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हरिश्चंद्र की आपसे बात करता है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है दोस्त, विसर्ग संधि होती है। होता कैसे है, विच्छेद कैसे होता है, लिखा जाता है हरि धन चंद्र लिखा जाता है। हरि धन जब चंद्र लिखा जाता है, ये विसर्ग है। विसर्ग बाद चाहे अच्छा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन सा के साथ हो जाता है। यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्र बन जाएगा। ठीक, शब्द क्या बनेगा, हरिश्चंद्र बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, लिखा क्या गया कि बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास है। तो समास है भैया कौन सा है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बैलगाड़ी शब्द दिया है, बैल से चलने वाली गाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास एक होता है, जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो मतलब कि उस भेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी डी एकदम सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि आचार्य भरत मुनि ने, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा भरत मुनि, ठीक। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य में प्रयोग में स्वीकार, नाटक के प्रयोग में स्वीकार नहीं किया, ठीक। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाटक के प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, तो विकल्प है शांत रस, करुण रस, भयानक और अद्भुत रस। तो देखिए दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने कुल 8 ही रसों का वर्णन किया था, ठीक है, और किसी रस का वर्णन नहीं किए थे। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं किए थे। शांत रस के जो प्रणेता माने जाते हैं, प्रणेता आचार्य मम्मट को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है, आचार्य मम्मट को माना जाता है। और इस शांत रस का जब स्थायी भाव की हम बात करते हैं, इसके स्थायी भाव की हम बात जब करते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है, सम या निर्वेद होता है, सम या निर्वेद होता है, ठीक, सम या निर्वेद होता है। इस शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता है, नाटक में नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए, नाटक में नहीं किया जाता है, ठीक है, नाटक में नहीं किया जाता है। बात क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर हुई हमारी आपकी। अब इतनी जब बातें क्लियर हो जाती हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में शांत रस का कोई वर्णन नहीं किया है, अर्थात नाटक में शांत रस का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद कहा किसने था, स्वयं आचार्य भरत मुनि ने कहा था, ठीक, भरत मुनि ने कहा था, ठीक, आचार्य भरत मुनि ने कहा था, ठीक है, स्वयं आचार्य भरत मुनि ने कहा था, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे शांत रस हो जाएगा, ठीक, विकल्प के अनुसार शांत रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया कि 12वें छंद है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध विषम मात्रिक है, ठीक, यह आपको बताना है। तो इसमें आप यह बताएंगे कि जो 12वें छंद होता है, जिस पर 12 और 9 मात्रा पर विराम होता है, वह किस प्रकार का छंद होता है, तो भैया वह किस प्रकार का छंद होता है, अर्धमात्रिक छंद होता है। क्या हो जाता है, अर्धमात्रिक छंद होता है। तो विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर होगा, अर्धमात्रिक छंद, ठीक है। क्योंकि अर्धमात्रिक छंद में क्या हो जाता है, जिसे कहा जाए दोहा होता है, ठीक, सोठा होता है, दोहा होता है, ठीक है, बरवें होता है, उल्लाला छंद होता है, यह सारे छंद कहाँ आते हैं, अर्धसममात्रिक छंद में आते हैं। अगला पंक्ति लिखा गया, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक की मोती अधर की कांति से, ठीक, बीज द्रमित समझना भ्रांति से, ठीक, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, ठीक, सोचता है अन्य सुख यह कौन, ठीक, यह इतना लिखा गया है। इतना जो लिखा गया है कि इसमें कौन सा सही होगा। अब इसमें कौन सा सही होगा, संदेह अलंकार होगा, भ्रांतिमान होगा, प्रतीत होगा, निरचना होगा, इसको काट दीजिएगा। सीधे यहाँ देखिए, बीज द्रमिड़ का समझ कर भ्रांति से, यह क्या हो गया, भ्रांति अलंकार होता है। जो सुख है वह समझ नहीं पा रहा था कि इसमें लालिमा में क्या है, ठीक है, तो वह क्या है, लालिमा को देखकर क्या था, भ्रमित था, इसलिए यहाँ पे कौन से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांति मान अलंकार हो जाएगा।
लिखा गया निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ क्या है? नौका है। एक का अर्थ क्या है? नौका है। तो इसमें लिखा गया तरणी, तरुण, तरणी, तरण। ठीक, एक का पूछा क्या गया है कि एक का अर्थ क्या है? नौका है। नौका वाला पर्यायवाची क्या बताना? अर्थ बताना है आपको। तो जब नौका की हम बात करते हैं तो नौका का अर्थ क्या हो जाता है? तरण होता है। ठीक, क्या हो जाता है? तरण हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा। क्या लिखा जाएगा? तरण लिखा जाएगा। जबकि अगर आपसे बात किया जाए तरणी की, तरण की मतलब तरण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ किससे लगाया जाता है? सूर्य से लगाया जाता है। इस तरुण का इस तरुणी का अर्थ युवती से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? युवती से लगाया जाता है। इसका भी अर्थ किससे लगाया जाता है? तरुण का अर्थ भी किससे लगाया जाता है? युवती या जवान स्त्री से लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? तरण सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। लिखा गया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ठीक, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। क्या कहा गया? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। ठीक, इस तरह से इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से सही वाला विकल्प चुनना है। ठीक है, लिखा क्या गया? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। यह एकदम सही विकल्प है। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा गया इसमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। किसका है? पतवार। पतवार का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन है, दुर्योधन है, कर्ण है या नकुल है। पतवार की हम बात कर रहे हैं जिससे नाव खींची जाती है, तो इसमें पतवार के जो पर्यायवाची हो जाते हैं मित्र क्या हो जाता है? कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण क्या हो जाता है? पतवार की पर्यायवाची होती है, क्योंकि इनको जब जन्म लिए थे तो कहाँ छोड़ दिया गया था? तैरते हुए आए थे। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वह सारी चीजों के अनुसार इसमें क्या हो जाता है? विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपका होता है। ठीक है, लिखा गया अगला जो लिखा गया है समष्टि। समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समूह होगा, समग्र होगा, विशिष्ट होगा या व्यष्टि होगा। तो जो समग्र शब्द का विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं, समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? व्यष्टि हो जाता है। इस ध्यान रखिएगा, समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? व्यष्टि होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक तो दोस्त था ही, दूसरा दोस्त लग जाना का सही कहावत क्या होगा? अध जल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। क्या लिखा गया है? एक तो दोस्त था ही, दूसरा दोस्त लग जाना। तो यहाँ जो इस मुहावरा है या कहावत है, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? एक तो करेला दूजा नीम चढ़े। तो मतलब कि पहले तो वह करेला मतलब कड़वा था ही, नीम भी क्या होती है? कड़वा होती है। तो एक तो दोस्त पहले से ही था, दूसरा क्या हो गया? नीम में चढ़ जाना, दूसरा दोस्त भी लग गया। तो इस तरह से क्या हो गया? विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपको हो गया कि इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे सामने एक नया प्रश्न खुलकर आया है जहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की बात करनी है। यह शुद्ध वर्तनी आपसे हजारों बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, लिखा क्या गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा गया कुमुदनी, 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 कुमदुनी। ठीक, यह आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर जो शब्द होता है शुद्ध वर्तनी की जो बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? कुमुदनी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो कुमुद शब्द लिखा जाता है यह मूल शब्द होता है, इसके साथ एक इनी प्रत्यय लग जाता है, तो शब्द क्या बन जाता है? कुमुदनी बन जाता है। क्या बन जाता है? कुमुदनी बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? कुमुदनी बन जाता है। ठीक, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है ना? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा। देखिए, खुमारो खुसरो नामा नहीं, खुमार रासो, इसको क्या लिखना है? खुमार रासो। खुमार रासो के रचयिता कौन है?
लिखा क्या गया, खुमार रासों के रचयिता कौन है। खुमार रासों के रचयिता कौन है, दलपत विजय हैं, जगनिक हैं, चंद्रवरदायी हैं या विद्यापति हैं। ठीक, खुमार रासों के रचयिता कौन है, इन तीनों में से बताना है कि खुमार रासों के कौन रचयिता हैं। तो भैया देखिए, खुमार रासों के जब रचयिता की बात होती है तो वहाँ सीधा उत्तर किसका मिलता है, दलपत विजय का मिलता है। जब आल्हा खंड की बात आती है, जगनिक पृथ्वीराज रासों की बात आती है तो उसे चंद्रवरदायी, और जब कीर्तिलता और कीर्ति पताका की बात आती है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और क्या थी, पदावली, और क्या थी, पदावली। जब इसकी बात आती है, इसकी जब बात आती है तो कौन आ जाते हैं, विद्यापति आ जाते हैं। लेकिन जब खुमार रासों की बात आई तो दलपत विजय हो गए। अगला देखिए कि अगला जो आपके सामने प्रश्न रखा गया है, इसको आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर आप देंगे। ठीक है, लिखा गया आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक युग का मीरा कहा गया। ठीक, तो भैया किसको कहा गया, महादेवी वर्मा को, मृदुला गर्ग को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, मधुर कपिला को। यह 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण, ठीक, एक होने के कारण रिक्त स्थान दिया गया को आधुनिक युग का मीरा कहा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन आएगा, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा कहा जाता है। यह हिंदी जगत के महान विशाल बीड़ा पाणी की एक सबसे बड़ी कवित्री के रूप में आधुनिक हिंदी की जगत में उभर कर आई थी। ठीक है, तो क्या नाम दिया जाएगा यहाँ, महादेवी वर्मा को दिया जाएगा। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपका होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। लिखा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है तो राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। 4 विकल्प दिया गया है। भाई देखिए कि इसमें सबके सब लगभग क्या है, तत्पुरुष समास है, लेकिन केवल यहाँ पर एक ही ऐसा विकल्प आया है जिसका नाम क्या है, आजन्म है। इस आजन्म में कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक, अव्ययी भाव समास इसलिए होता है, इसमें आ उपसर्ग के रूप में आया है। ठीक, जहाँ पे उपसर्ग आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 का क्या हो गया, सी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर आया आपका। अगला देखिए, लिखा क्या गया, यथारुच। क्या लिखा गया, यथारुच में समास है तो तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास। अब मैं तो यहाँ देखिए यथा आया, बहुत फेमस पंक्ति है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक, फटाफट सीरीज चल रही है। फटाफट सीरीज में आप लोगों को फटाफट प्रश्न करवाए जाएंगे, फटाफट आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए यथारुच में कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या गया, नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, नेधन अन है, नेधन अयन है, नेधन अन है, नयधन अ है। ठीक, इसमें आप हमें बताएंगे इसमें से कौन सा सही है। ठीक, कौन सा सही है यह आप बताएंगे मैं। तो अब आप हमें बताएंगे इसमें कौन सा सही होता है मित्र। तो इसमें जब नयन का बात करते हैं, नयन की हम बात करते हैं, नयन की जब हम बात करते हैं, शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है, नेधन अन हो जाता है। क्या हो जाता है, नेधन अन हो जाता है। तो नेधन अन कहने से क्या बन जाता है, नयन का नयन संधि विच्छेद सही हो जाता है। अब होता क्यों है कि जैसे अगर आपने क्या कहा, ने कहा और एक शब्द क्या लिखा, अन लिखा, ने से आपको एक ही मात्रा मिल जाती है, ए के बाद आ आता है। ए आदेश करता है किसका, आय का करता है। शब्द क्या बन जाता है, फिर यहाँ पर नयन बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, नयन। यहाँ देखिए है, क्लियर है, क्लियर है ना, ए हो गया। अब उसके बाद फिर अगला देखते हैं, लिखा क्या गया, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। ठीक, किसका, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो यह अंतिम प्रश्न है आप लोगों का। तो यहाँ देखिए मातृणाम की अगर हम बात करते हैं तो मातृणाम लिखा गया है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या, मात धन ऋणाम है, मात धन ऋणाम है, मात धन ऋणाम है, माता धन इणाम है। तो देखिए कि जब मातृणाम होता है तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। होगा क्यों, जैसे अगर आपसे कहा जाए मातृधन ऋणाम, क्या लिखा जाएगा, मातृधन ऋणाम कहा जाएगा। यहाँ से क्या मिला है, री मिला है,
यहाँ पे क्या है, री है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, दीर्घ री बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाता है, मातृणाम बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह विकल्प सही हो गया। तो इस तरह से आज के हमने फटाफट सीरीज के अगला एक सीरीज आपको हमने करवा दिया। इस फटाफट सीरीज के बाद फिर पुनः आपको हम कल इसी वक्त मिलेंगे अपने एक नए सीरीज के साथ। उसको आपको फटाफट आपको करवाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और परीक्षा की तैयारी बहुत तेज करनी है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की बातों को यही समाप्त करते हैं। फिर हम अगले मुद्दे पे आएंगे। जब अगले मुद्दे पे आएंगे तो अगला टेस्ट पेपर हमारा आपके सामने होगा। आप लोग इसी तरह से लगे रहिएगा। और जो क्लास हमारी आज आप पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास को थोड़ा लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको थोड़ा शेयर करिएगा। आपको जितना दिया जा रहा है उतना बहुत बेहतरीन दिया जा रहा है। इसको आप करके जाइएगा, उसके बाद एग्जाम दे के आइएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ क्या सही था क्या गलत था। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ आज की बातों को यहीं विराम देते हैं। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।